नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे यूपी की राजनीति ने जिसने अपनी राह बदलनी शुरू कर दी है। ये राह है ब्राह्मणों के नाम पर सत्ता की बुलंदी हासिल करने की जुगत। मामला 108 फीट से चला और जीवन को बचाने की बीमा तक पहुंच चुका है। सवाल यह है कि आखिर चुनाव से पहले क्या उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक बिसात है उसमें कुछ नए समीकरण बन रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए। और सवाल यह भी है कि जिस तरीके से सपा, बसपा और उसके बाद बीजेपी ने ब्राह्मणों के नाम पर हित वाला कार्ड खेला है, उसका आने वाली राजनीति में क्या असर होगा। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। नहीं, ब्राह्मणों के जो बुनियादी ढांचा के लिए जो कुछ करना चाहिए बीजेपी लगातार कर रही है। तमाम सारी पार्टियां आई, तमाम लोगों ने तमाम तरह के नारा दिए, आज भी लोग नारा दे रहे हैं, लेकिन आखिर 10% आरक्षण किसने दिया? उस फॉरवर्ड में तो ब्राह्मण भी शामिल है। हमने पूरे देश के लिए किया। तमाम लोग प्रदेश में चिल्ला रहे हैं, कहीं नाली खड़ंजा में और यहाँ वहाँ चिल्ला रहे हैं, तो हमने तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने किया, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम उनके लिए बेहतरी के लिए कि वो मजबूत हों, उनको नौकरियां मिले। आज आप देखिए कि यही उसमें आयोग में एक जात विशेष की भर्ती होती थी, सिपाही में जात विशेष की, शिक्षा में जात विशेष की, लेकिन आज हमने उसको सबको क्रेडिट किया। अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं, सक्षम हैं, तो उनको स्थान मिल रहा है। इतने से वो संतुष्ट हैं कि भाई हमें हमारा हक न मारा जाए। वो बीजेपी बेहतर ढंग से कर रही है और आगे भी तमाम सारे क्षेत्रों में, चाहे वो बीमा का क्षेत्र होगा कि उनके तमाम नौजवान अगर ख़त्म हो जा रहे हैं, उनकी बीवियों के लिए जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ नौकरियां मिल जाएं, उनको जो है कुछ इस तरह से अनुदान मिल जाए। इस पे तमाम सारा काम चल रहा है और हमें नहीं लगता कि कहीं कोई सियासत में ब्राह्मण इस चक्कर में कहीं पड़ने वाला है। वो स्वयं भी बहुत बुद्धिजीवी कौम है और बुद्धिजीवी प्राणी है और भारतीय जनता पार्टी का बराबर वो पक्षधर रहा है, जो कि उसके कार्य बीजेपी के सर्वहित सर्वजन के लिए रहता है। सबका विकास, सबका कल्याण, सबका साथ, ये हमारा नारा ही है। तो बीजेपी ने जब यह ऐलान किया तो अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आ गया है। सुनते हैं। अभी मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई जानकारी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ब्राह्मणों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस अलग से करेंगे। उमेश द्विवेदी जी को इस पे बना रहे हैं शायद प्रपोजल, जो कि माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, जो मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे किसी भी इनिशिएटिव का, ऐसे किसी भी पहल का मैं स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी बात है। उनसे इतना निवेदन जरूर करूंगा कि भगवान परशुराम जी की मूर्ति जो हम लोग लगा रहे हैं, उनके वंशजों का, उनकी मूर्ति का, भगवान का विरोध भारतीय जनता पार्टी न करे। और इतना और कहना चाहूंगा कि अगर ये भी जुमला निकला, अगर ये वादा आपने नहीं पूरा किया, बिल्कुल कर दीजिए, कल कर दीजिए, परसों कर दीजिए, नहीं तो 1 महीने का वक्त आपको दे रहे हैं, आप 1 महीने के अंदर अंदर कर दीजिए। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूं, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह जाकर के मैं विरोध करूंगा और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, जो आपने उमेश द्विवेदी जी ने कहा, वो नहीं किया। तो ये रिएक्शन सुना और चलिए अब आपको हम वो तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में सियासत आगे बढ़ी और अचानक से ब्राह्मण सियासत के केंद्र में आते हुए दिखने लगे। सुनिए 2 बयान। ये पार्टी ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है। लेकिन इस मामले में हमारी पार्टी का सपा को ये भी कहना है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था। सपा की तरह कहती नहीं है बल्कि करके दिखाती है। अर्थात बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। आज तक जैसी धरती पे किसी ने पहले कभी न देखी होगी, न कभी न कल्पना की, उससे अच्छी एक हम लोग बड़ी 108 फीट की विशालकाय मूर्ति, दुनिया की सबसे अप्रतिम, सबसे अद्वितीय, सबसे सुंदर, सबसे भव्य प्रतिमा बनाएंगे, जिससे लोग वहां पे पूजन पाठन कर सकें, भगवान की आराधना कर सकें और उनके दिखाए हुए रास्ते पर।
तो न भूतो न भविष्यति प्रतिमा का ऐलान हुआ और उसके बाद एकदम से राजनीति बदलने लगी। क्या वाकई राजनीति बदल रही है, फिर तात्कालिक ये रिएक्शन है? कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल दयाशंकर, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक मिश्रा जी, नेता समाजवादी पार्टी, सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। कर्नल दयाशंकर जी, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं, जो कि आपकी पार्टी की तरफ से ऐलान नया है। समाजवादी पार्टी ने कहा 108 फीट की ऐसी प्रतिमा जो कहीं बनी नहीं होगी, किसी ने कल्पना नहीं की होगी। बसपा थोड़ा और आगे बढ़ी कि उनसे भी भव्यतम हमारी मूर्ति होगी। फिर उसके बाद आप बीमा की बात कह रहे हैं। क्या ये सियासी मजबूरी हो गई अचानक से स्टैंड बदलने की, या इसके बारे में आप लोग सोच रहे थे पहले से? जहां तक अवधेश जी मैं समझ पा रहा हूं, इन पूरे वक्तव्यों को देखा जाए तो जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये देखिए कि जो बबुआ थे उनको तो बुआ जी ने ही खुद उनकी बात को तटस्थ करके साइड कर दिया कि इनसे होना जाना कुछ नहीं है। यदि बनाना था तो जब ये सरकार में थे तो इनको बना लेनी चाहिए। रही बात आदरणीय मायावती जी की, तो मैं तो जानता हूं कि ये सरकार में थी तो कैसी मूर्ति लगाई है। वो ऑलरेडी आप अंबेडकर पार्क के बगल में जब जाएंगे और पुल को क्रॉस करके गोमती का जब पहुंचते हैं, मूर्ति कैसी है कैसी नहीं वो छोड़ देते हैं। सर ये बताइए कि ये बीमा कराने का प्लान क्यों आया? सियासी मजबूरी बनी या सोच रहे थे? क्योंकि एक सेकंड अवधेश जी, पहली बात तो ये कि जब बातें आ जाती हैं तो उनका जवाब समाज में चला जाना चाहिए। तो उन्होंने अपनी मूर्ति लगाई और उनको तब कभी परशुराम जी की चिंता नहीं थी और ना ही सपा को चिंता थी इसकी। दोनों एक दूसरे की मूर्ति तोड़ते रहे। अब आते हैं बीमा योजना के ऊपर। मान लीजिए हमारी सरकार लाती भी है तो आपको याद रखना होगा कि हम जाति विशेष पर काम नहीं करते, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो 10% यदि हमारी सरकार ने रिजर्वेशन दिया, आरक्षण किया, तो वो आरक्षण भी सवर्ण समाज के लिए हुआ था क्योंकि उनमें असंतोष था। आज भी मेरा मानना यह है कि एक व्यक्ति ब्राह्मण के थ्रू या ब्राह्मण के लिए हमारी पार्टी अलग से कुछ नहीं, हम सबका साथ लेते हैं और सबके साथ चलते हैं। जहां तक प्रोफेसर साहब की बात है, सपा के नेता हैं, पुराने नेता हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी विभाग के मंत्री भी हुआ करते थे। कितना हम तकनीकी एडवांस हुए हैं वो तो आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, हम रिएक्शन लेते हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि जो योजना बनेगी वो सबके लिए बनेगी। बस जो ब्राह्मण वाली लाइन है उसको आपने हाईलाइट कर दिया है कि इस वक्त राजनीतिक मौका अच्छा है कि उसमें हाईलाइट करना बहुत जरूरी हो गया। देखिए, मेरा मानना यह है कि जब ऐसे लोग स्वार्थपरता के, शुद्ध रूप से स्वार्थपरता के वजह से ऐसी बातें करें, स्वार्थपरक, तो इनका खंडन किया जाना चाहिए। ठीक है, खंडन किया जाना चाहिए। अभिषेक मिश्रा जी, 7 चूहे खा के बिल्ली जब क्या राजनीति उत्तर प्रदेश में अपनी राह बदल रही है? क्योंकि आप ऑलरेडी सारे दल ब्राह्मण सेंट्रिक, ब्राह्मण फोकस, ब्राह्मणों को रिझाने में ऐसा क्या हो गया अचानक उत्तर प्रदेश में? मैं इतना कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कितना ही विरोध कर ले हमारी मूर्ति देखिए का, मेरा कितना ही विरोध कर ले भगवान परशुराम के वंशजों का, मायावती जी ने जो भी कहा उसकी भी कोई बात नहीं, कांग्रेस विरोध करे वो भी कोई बात नहीं। हम तो आज कर रहे हैं काम, सड़क पे कर रहे हैं, गली गली जाके कर रहे हैं, लोगों के बीच रह के कर रहे हैं। और हमने ये नहीं कहा कि जब सरकार बनेगी तब लगाएंगे, जब सरकार आएगी तब लगाएंगे, जब मंत्री बनेंगे तब लगाएंगे, कुछ नहीं। हम आज कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। जो आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की कि ब्राह्मणों के लिए ये एक मेडिकल इंश्योरेंस लेके आएंगे, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड, मैंने टीवी पे चलता हुआ देखा। मैं ओपनली कह रहा हूं कि भाई अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन इतना सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो प्रधानमंत्री जी ने दिया था ऑलरेडी मेडिकल इंश्योरेंस, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम सबकी मदद कर रहे हैं, क्या आप इनको अपने प्रधानमंत्री विश्वास नहीं बचा है? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी जो स्कीम चला रहे हैं आयुष्मान भारत के नाम से, वो भी मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम है। अगर भारत, ये सच है, मैं अगर ऐसा है, अगर इतनी कहने की इन्होंने सच में हिम्मत कर ली है, लगता नहीं इतनी हिम्मत करेंगे कि सच को सच कह देंगे, भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर ही नहीं है, उनका चाल और चरित्र ही नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने हिम्मत की तो मैं इनको बधाई दूंगा कि आपने सच बात कही कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम चलाई तो पूरी तरह फेल है, फ्लॉप है, उत्तर प्रदेश में किसी को फायदा नहीं हुआ। प्रदेश सरकार को नई मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम की जरूरत है और ब्राह्मणों के लिए अलग से कर रहे हैं, तो मैं इसकी उनको बधाई देता हूं। मैं बिल्कुल अच्छी बात है, करें, मैं इनका विरोध नहीं करूंगा, ये मेरा जितना चाहे विरोध कर ले, मैं उनसे उस संस्कार का आदमी नहीं हूं।
मैं विरोध नहीं कर रहा, जो करे कुछ तो कर दीजिए हुजूर। हाँ ठीक है, कुछ कर दें। सुरेंद्र राजपूत जी, सिर्फ जुमला न रहे। समाजवादी पार्टी ने क्या कहा वो हमने सुनवाया, बसपा ने क्या कहा? अवधेश जी 3 सेकंड, अवधेश जी 3 सेकंड और बस मेरा निवेदन है, मेरा इतना हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको जुमला मत रहने दीजिएगा, ये फिर एक जुमला ना बने, एक दूसरा वादा जो भारतीय जनता पार्टी कभी पूरा न करे, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो कि इसकी भी तारीख ना बताएंगे, ठीक है, और ऐसा हो कि भाई पता नहीं कब बनेगा, इसको कर दीजिएगा। मेरा निवेदन है 1 महीने के अंदर जरूर शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, 1 महीने के अंदर शुरू हो जाए। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर हम जितिन जी की बात करें, एक चिट्ठी आई ब्राह्मणों को एकत्रित करने की, उनको ये बताने की कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आपका हित सोचती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम तो विकास दुबे को लेकर ब्राह्मण की चीजें लेकर आए। सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मण इतने महत्वपूर्ण हो गए सभी दलों के लिए? होड़ लगी है कि कौन कितना करीब जाएगा? अवधेश भाई, 2-3 बातें मैं सुन रहा था, बड़ी महत्वपूर्ण है, और उस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। कोई कह रहा है हम बीमा कराएंगे, कोई कह रहा है हम क्या करेंगे, तो अच्छी बात है। हमें तो समझ में नहीं आता है कि बीमा कब कराया जाता है। बीमा तब कराया जाता है जब एक पूरा का पूरा समूह का बीमा तब कराया जाता है जब पूरा समूह असुरक्षित होता है जी। जब कहीं कोई दिक्कत आती है, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में वो नाकाम है, ब्राह्मणों की हत्या रोकने में वो नाकाम है, गरीबों की हत्याएं, बलात्कार और लूट, अपहरण, डकैती रोकने में नाकाम है, इसलिए वो बीमा कराने की एक अलग से बात कर रही है। तो मेरा तो स्पष्ट पूछना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि अगर आप लोगों ने शासन करने का नैतिक हक खो दिया, आपका इकबाल खत्म हो गया है और अब आप बीमा तक पर आ गए हैं कि हम आपके जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकते, इसलिए बीमा करा लीजिए, हम आपका बीमा करा देंगे। भाई सच्चाई ये है कि अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि वो इस्तीफा कब दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्ता चलाने का नैतिक हक खो दिया है। बाकी रही बात, आपने जो दूसरे प्रश्न किए श्री जितिन प्रसाद जी पर, जितिन प्रसाद जी अपना एक काम कर रहे हैं, चेतना कर रहे हैं। ब्राह्मण का मतलब खाली ब्राह्मण जाति से नहीं होता, ब्राह्मण का मतलब जिसके अंदर के दम है, और उसकी अगर चेतना को फैलाने का काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये एक स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। अभिषेक मिश्रा जी मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जरूर पूछा जाना चाहिए कि आज आपको बीमा कराने की, बिल्कुल बीमा कराने की जरूरत क्यों है ये हम जानेंगे। स्थिति में नहीं है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। वीरेश जी, सीधा सवाल यही, ये जो अचानक से राजनीति बदली है, ये माहौल क्या है, क्यों इतना बड़ा बदलाव? देखिए, ब्राह्मण नाम की लूट है, लूट सके तो लूट और फिर पछताए होत क्या जब चुनाव जाएगा छूट। आखिर इस प्रदेश में, इस देश में न ब्राह्मण नए हैं, न भगवान परशुराम नए हैं, न जातीय समीकरण नया है, न 30 दशक से कोई उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नया नहीं पैदा हुआ नारायण दत्त तिवारी के बाद से। ये कोई नई बात है, सब जानते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सभी पार्टियों में परशुराम प्रेम, ब्राह्मण प्रेम अचानक आ गया? इसके पीछे राजनीति है, और राजनीति अगर देखा जाए तो बहुत पहले नहीं, अभी 1 महीने पहले विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है उसके बाद से जो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं, जो भी चीजें हुई हैं, तमाम घटनाक्रम, तमाम कांड और कर्मकांड हुए हैं, जिसकी वजह से ये पूरी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। और जाहिर सी बात है, जो विपक्ष है उसका कहना है कि ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इस वायुमंडल में हम कह सकते हैं कि विकास दुबे की जो आत्मा है वो अपने राजनीतिक स्वरूप को तलाशने निकली है, और यही वजह है कि हर पार्टियां उस आत्मा की शांति के लिए तमाम तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करने में लगी हुई हैं। और ब्राह्मण चेतना के प्रतीक भगवान परशुराम में वो देख रहे हैं कि वहां शांति मिल जाए। तो विकास दुबे की जो भटकती हुई आत्मा है उसको कैसे कब्जे में किया जाए, आखिर वो शरीर कौन सा कुछ करना चाह रहे हैं, यानी शरीर मतलब किस पार्टी का झंडा और किस पार्टी का झंडा और डंडा अख्तियार करती है, वो उसको वोट करती है। ठीक है राजपूत जी। वीरेश जी की एक बात से सहमत हूँ, आपकी भी एक बात से सहमत हूँ कि विकास दुबे के बाद ऐसी बात हुई कि जब सारी पार्टियों ने क्या, हम नहीं जानते, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो आपको याद होगा, अवधेश जी और वीरेश जी को भी याद होगा
कि इस कोरोना काल से पहले जिस तरीके से एटा इटावा मैनपुरी से लेकर के बस्ती में भारतीय जनता पार्टी का जो एबीवीपी का अध्यक्ष था, किसी डिग्री कॉलेज का, वो भी ब्राह्मण लड़का था, जिस तरीके से उनकी नृशंस हत्याएं हुई उस ड्यूरेशन में, कोरोना काल से पहले की बात है, दिसंबर जनवरी की बात है कि जब श्री जितिन प्रसाद जी ने ये ब्राह्मण चेतना यात्रा शुरू की थी, उस वक्त ये विकास दुबे का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। हमने अन्याय के खिलाफ प्रतिकार किया था और पूरे प्रदेश में श्री जितिन प्रसाद जी के नेतृत्व में वो यात्राएं निकाली थी और कोरोना की वजह से वो यात्राएं थम गई। अब कोरोना काल खत्म होने के बाद वो फिर यात्राएं चलेंगी। दयाशंकर जी, सवाल ये है कि राजपूत जी का कहना सीधा ये है कि एक लंबा सिलसिला चल रहा है, आप ब्राह्मणों को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं और जब वो आवाज बुलंद हो रही तब आप लोग काउंटर लेकर आए हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो सुरेंद्र भाई कह रहे हैं ये बड़े यहाँ, ठीक है दयाशंकर जी आपके पास आएंगे और राजनीति पर जाएंगे कि राजनीतिक जो आरोप है, लेकिन एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, जिस तरीके से राजनीति बदली है, दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पहला, एक नारा बहुत बुलंद हुआ करता था, तिलक तराजू और तलवार। दूसरा, SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में बवाल मचा था और जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने मौन साधा था, वो भी देश ने देखा। लेकिन अचानक आज इतनी हिम्मत के साथ, इतनी प्रबलता के साथ अगर ब्राह्मण हो रहा है तो वजह क्या इस बदलाव की? देखिए अवधेश, बिल्कुल, और जैसे हमारी इस पूरी डिबेट में जो तमाम पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं जो अपना पक्ष रख रहे हैं, चाहे अभिषेक जी हैं, चाहे सुरेंद्र राजपूत जी, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही, क्योंकि जो सियासत जिस तरह से हो रही है उसी तरह से हो रही है। लेकिन मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये, भारतीय जनता पार्टी की अगर आप राजनीति की बात करें अवधेश, यहाँ पर ये समझना बड़ा जरूरी होगा कि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक कोई इस तरह का कोई बयान, चाहे वो प्रदेश के बड़े नेता का हो या किसी दूसरे नेता का, इस पर नहीं आया है। और अमूमन जो बीजेपी का जो काम करने का तरीका संगठन का रहा है, इस तरह का जब भी कोई नीतिगत अगर कोई फैसला पार्टी लेती है तो कहीं ना कहीं कोई बड़े स्तर का नेता जरूर सामने आता है और इस बात को रखता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो इतना तय मानिए कि अगर ये इस तरह का काम बीजेपी करने वाली है तो आप ये तय मानिए कि बीजेपी आज तक जिस दर्शन की बात करती रही तो उससे इतर भारतीय जनता पार्टी आज तक दूसरे दलों पर यही आरोप लगाती रही कि साहब हम तो समरसता की राजनीति करते हैं। तो यानी आपको भी वोट बैंक साफ दिख रहा है, तो क्या ये बात है? लेकिन इसमें अभी भी ये बात बड़ी गौर करने वाली है कि अभी तक कोई संगठन की तरफ से, यानी जो ये MLC है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के, स्वाभाविक सी बात है, तो उन्होंने बयान दिया, उस बयान को तवज्जो मिलेगी, यही वजह है कि बयान इस वक्त सुर्खियों में है। लेकिन पार्टी की लाइन इस पर क्या है अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। ये बड़ी गौर करने वाली बात है, क्योंकि अगर बीजेपी की आप राजनीति को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, हाँ वो सब चीजें होती है पार्टियों में और बीजेपी में भी है कि हाँ कितने % किसको टिकट देना है, कौन सा वोट बैंक है। लेकिन इस तरह की सीधी लाइन लेना, अगर आप पूरे देश भर में देखें, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इस तरह की लाइन नहीं ली है। और अगर ये हो रहा है तो ये बड़ा बदलाव है, और बड़ा बदलाव फिर तो यही बात है जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी जो बात कह रहे हैं, अभिषेक जी जो बात कह रहे हैं, कि बिल्कुल फिर तो इसी तरफ ये पूरी की पूरी सियासत जारी है। बाकी जो आगे की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारी इस डिबेट में मौजूद हैं, वो इस पर ज्यादा कहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ये थोड़ा सा इस पूरी बयानबाजी में एक बात जो मिसिंग है, कड़ी जो मिसिंग है, वो यही है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। और अगर वो कड़ी मिसिंग है तब भी भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी कि आपके पार्टी का एक नेता ऐसा बयान देता है, इस बयान के मायने क्या है, ये तमाम स्थितियां संगठन को साफ करनी होंगी। अवधेश, बिल्कुल, रोज जी हमारे साथ आप बन रही है। जो कड़ी मिसिंग है, इस कड़ी पर ही दयाशंकर जी सवाल कर लेते हैं। दयाशंकर जी, अगर इतनी बड़ी योजना आपके मन में है तो कोई बड़ा नेता सामने क्यों नहीं आया अभी तक? आएगा क्या? देखिए, ब्राह्मण होने के नाते उमेश जी ने अपने विचार रखे हैं, ये पार्टी में भी इस पर बात उन्होंने की है। अब इसके ऊपर विचार होगा, लेकिन कोई भी नीति हम सपा बसपा या कांग्रेस के तरह से हेस्ट में नहीं बनाते, प्रॉपर उसकी नीति बनानी होगी। और जो बाकी विद्वान बैठे हैं, मुझे लगता है यदि सबके साथ सबका विकास में एक वर्ग ने उठाया है कि मेरी पीड़ा है, और उस पीड़ा की यदि भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। मतलब क्योंकि दयाशंकर जी, क्या हम ये माने कि पीड़ा का एहसास तो हो रहा है, लेकिन वो पीड़ा का एहसास प्रतापगढ़ से उठेगा, सुल्तानपुर से उठेगा, भी वो पीड़ा लखनऊ में एहसास होने में वक्त लग जाएगा? देखिए, बात यहां नहीं है कि कहां से उठेगा कहां जाएगा,
सवाल इस बात का है कि किसी व्यक्ति ने अपनी पीड़ा बताई, कितना उसमें करने की आवश्यकता है, इस पर हमारे पार्टी लेवल पर मंथन हो रहा है। ठीक है, मंथन होगा और इस पीड़ा को कौन कितना बेहतर समझ रहा है ये हम समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। वीरेश जी भी हमारे साथ बने हुए। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। और उत्तर आज यही मांग रहा है प्रदेश कि ये बदलाव क्या वाकई पीड़ा की वजह से है या फिर पॉलिटिकल जो पीड़ा होती है उसकी बुनियाद मजबूत की जा रही है। तो यूपी में ब्राह्मणों की बीमा का सवाल बीजेपी ने उठाया। वक्त बहुत कम है, अभिषेक जी आपके पास आएंगे। एक छोटा सा रिएक्शन ये कि ये जो राजनीति अब बीमा, मूर्ति, भव्य प्रतिमा और सार्वजनिक अवकाश पर आ गई है, इससे कितना भला ब्राह्मणों का होने जा रहा है या पॉलिटिक्स का होने जा रहा है? अवधेश जी, आज जो सवाल हम और आप लगातार उठाते रहे, आज इनके विधायक ने भी उठाया है। नियम 56 में सवाल लगा है जिसका जो कि गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री एक ही हैं, उनसे सवाल बिल्कुल। अभिषेक जी हमारे साथ उमेश कुमार द्विवेदी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। उमेश जी, आपने ब्राह्मणों का बीमा करवाने की बात कही है, क्या पार्टी के बड़े नेताओं से इस बारे में आपकी बात हुई? वो भी आएंगे सामने? नहीं, हमारी पार्टी के नेताओं से कोई बात नहीं हुई इससे जी। हाँ, हमारी जो विभिन्न संगठन हैं उनसे हमारी बात हुई है, जो खास करके ब्राह्मणों के हित में संगठन चला रहे हैं जी। तो उमेश जी, आप क्या मानते हैं कि अभी तक जो योजनाएं हैं उसमें ब्राह्मणों का हित प्रदेश में नहीं हो पा रहा है, अगला कदम उठाना बहुत जरूरी है? नहीं, जो संसाधन है उसके हिसाब से काम हो रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। बट लेकिन जैसे आज जो स्थितियां चल रही हैं, तमाम जाति जो संगठन बने हैं वो अपने अपने सदस्यों के लिए, वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे हैं जी। तो इसे जो ब्राह्मण महासभा के लिए लोग काम कर रहे हैं, उनका लक्ष्य है कि वो बीमा कराएंगे अपने जो गरीब ब्राह्मण हैं। बिल्कुल, यही हम समझना चाहते हैं कि तमाम संगठनों के लिए, जातीय संगठनों के लिए काम हो रहा है। तो क्या आपकी जो ब्राह्मण सभा है, आप हैं, ये महसूस करते हैं कि अभी तक ब्राह्मणों के लिए काम नहीं हो पाया था, वो गैप था, उसे भरना जरूरी है? नहीं, काम सभी के लिए भी होना बाकी है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए भी अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। बीमा का ख्याल कैसे आया आपके मन में? बीमा का दरअसल में जो अभी नए तमाम सारे जो है लड़के यंग हैं, उनका परिवार है और उनके पास ना तो जमीन है, कुछ नहीं है, उनके पिताजी के नाम है, भाई अलग हो गए हैं और वो खत्म हो जा रहे हैं, उनकी विधवाएं हैं, बच्चे छोटे छोटे। बिल्कुल, एक छोटा सवाल आपसे उमेश जी मेरा ये कि जो आपने सुझाव दिया है, जो मांग की है, क्या इस बारे में बीजेपी कोई योजना बना रही है जो बड़े स्तर पर सबके सामने आ सकती है? योजना की बात तो तब आएगी जब हमारी उनसे बात होगी ना, हमारी उनसे कोई बात है नहीं। तो मतलब ये केवल आपका स्टैंड है, बीजेपी का नहीं है? हमारी बीजेपी से या बीजेपी के नेताओं से नहीं इस पे कोई बात हो रही है ना, हमने उनसे बात किया है और ना मैं उसके लिए ना मैं तो पार्टी प्रवक्ता हूँ, ना हम कार्यकारिणी में हैं। ठीक है उमेश जी, शुक्रिया। उमेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने ये बात कही कि ब्राह्मणों के लिए बीमा करवाएंगे। और आप सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। वीरेश जी, आपका भी शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है और यहाँ से ब्राह्मण को लेकर जो पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में चल रही है उसको एक नई दिशा, नया सिरा और नई रफ्तार देने की कोशिश की गई। लेकिन देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल